ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक CSE एस्पायरेंट है तो आप साथ साथ CAPF का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप एक बार कोशिश करेंगे तो ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा है और आपको सेम ही लेवल की जॉब आपको मिलने मतलब इसमें आपको मिल सकती है। तो आप अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके आप डायरेक्टली अपने देश की सेवा दे सकते हैं, चाहे वो अलग अलग फोर्सेस हों, चाहे वो CRPF हो, BSF हो और भी जो भी फोर्सेस हैं, आप उनमें अपनी सेवा साथ साथ दे सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा बैकअप प्लान भी बन सकता है और इनफैक्ट ये आपका फर्स्ट ऑप्शन भी बन सकता है। दोस्तों मेरे साथ इस वक्त हैं असिस्टेंट कमांडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों शमशीर, जिन्होंने इस बार UPSC CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स क्रैक की है और ऑल इंडिया 71 इनकी रैंक है। और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इनको CISF ही मिलने वाला है। ये जो सक्सेस है शमशीर से मैं जानने की कोशिश करूँगा, साथ में इनकी बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड और अब तक की जो स्ट्रगल रही है उसके बारे में बात करेंगे। शमशीर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर दिस सक्सेस। शमशीर पहले आप अपने बारे में बताइए, एजुकेशन के बारे में, कब से शुरू हुई, आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट थे और कैसे कैसे प्रिपरेशन किया और यहाँ तक पहुँचे? जी सर, मैंने अपनी 10th और 12th KV नंबर 2 दिल्ली कैंट से पूरी की है। अच्छा। सर एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में, तो स्टार्टिंग से हम लोग KV स्कूल में पढ़े हुए हैं। ओके। 10th 12th के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन DU से सर उसमें करी है, आपका BSc में करी है सर मैंने। एंड सर उसके पश्चात 2019 में सर मैंने पास आउट किया था। उसके पश्चात सर मैं CAPF और बाकी अन्य जो सर आपके एग्जामिनेशन है उनमें सर मैं दे रहा था प्रैक्टिस, सर मतलब सर कि उसमें अप्लाई कर रहा था। एंड सर 2022 की जो परीक्षा हुई UPSC CAPF में, पूरा एक साल का साइकिल था जो 3 स्टेजेस में सर एग्ज़ाम होता है। 2023 7 अगस्त को उसका रिज़ल्ट आया, जिसमें मेरी रैंक सर ऑल इंडिया रैंक 71st आई है सर। अब ये बताइए, ये आप कब से तैयारी कर रहे थे और ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2020 में था। अच्छा। पहले अटैम्प्ट में मेरे नंबर 6 नंबर कम थे पेपर 1 में। अच्छा। जी, 2021 का जब अटैम्प्ट हुआ था मेरा अटैम्प्ट काफ़ी अच्छा गया था, बट जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें मेरा नाम नहीं था। जब मार्कशीट आई फाइनल रिजल्ट के बाद तो मुझे पता चला कि कट ऑफ 226 थी और मेरे नंबर 225 थे। अच्छा। एग्जैक्टली मैं एक नंबर से रह गया था। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर से मैं उसमें लग गया क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत पास था। इस बार मैंने मेहनत करी और इस बार मेरी रैंक सर बहुत अच्छी आई है, 71st आई है और कट ऑफ से मैं 6 नंबर ऊपर हूँ सर। अरे वाह जी सर। क्या लगता है CISF यू विल गेट दैट CISF? जी सर, उम्मीद पूरी है सर, मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगी सर, CISF मिल जाएगी। कैसा था माहौल घर में, लोगों को जब पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ तो कैसी खुशी रही, कैसे क्या रहा घर में? जी सर, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा सर, एक्चुअली सर आज़ादी के बाद मेरे जो आसपास के गांव उसमें सिर्फ मेरे ही पिताजी ऐसे हैं जिनके पास एक गवर्नमेंट जॉब थी। अच्छा। तो दूर दूर के पंचायत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सर वो बना ऑफिसर वहाँ बना, गैजेटेड ऑफिसर। बहुत बढ़िया, बहुत लोग काफ़ी खुश हैं। अभी मैं कुछ समय पहले अपने घर भी गया था, लोग दूर दूर से ऐसे मुझे देखने आए थे जैसे मैं कोई सर सेलिब्रिटी। जी सर। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ, पेरेंट्स काफ़ी प्राउड हैं। पापा को इस बात की खुशी है कि पापा खुद आर्मी में थे, तो वो हमेशा से चाहते थे कि उनका एटलीस्ट एक लड़का वर्दीधारी हो। तो पापा का ये सपना जो था, उनकी लेगेसी, हमारे घर की लेगेसी सर वो बरकरार रहेगी, इस चीज़ से खुश है। तो वो जो आर्मी में थे इसकी वजह से आपका रुझान इस तरफ गया जी सर, या फिर कुछ स्टूडेंट UPSC के स्टूडेंट एज ए बैकअप इसको सोचते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं रहा? सर CSE का मैं बैकअप नहीं कहूँगा, क्योंकि CSE का मैंने एक ही अटैम्प्ट दिया था 2021 का, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। तो 2020 से मैं डेडिकेटली इसी एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, CAPF को। जैसे मैंने आपको बताया 2020, 21 और 22 का मेरा अटैम्प्ट था। 22 में जाके मुझे सर फाइनली सक्सेस मिला है, बट स्टिल आगे अगर मुझे मौका मिला तो मैं CSE देने का सर उसमें करूँगा, कोशिश करूँगा। पर फिलहाल सर मेरा फोकस इसी में CAPF। सिलेक्शन में क्या पैरामीटर्स होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें किस तरह तैयारी करनी पड़ती है, रिसोर्सेज क्या होता है? सर ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस का होता है। पहला स्टेज आपका रिटन स्टेज होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपके CSE से सिमिलर होता है, जिसमें आपके GS के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैथ्स के बेस में सवाल होते हैं जो आपके CSET में आते हैं। एंड इसमें एक पेपर 2 होता है जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको इंग्लिश होता है सर, उसमें ग्रामर सर उसमें होता है, ऐसे होता है, आर्गूमेंट राइटिंग होती है। तो प्रॉपर ये इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। ये आपका स्टेज 1 होता है। स्टेज 2 आपका सर फिजिकल एंड सर आपका मेडिकल होता है। फिजिकल स्टेजेस होती हैं सर, जिसमें आपका 100 मीटर की रेस है, 800 मीटर की रेस होती है आपकी, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है। गर्ल्स के लिए शॉर्ट पुट का स्टेज नहीं होता। इसके बाद आपका थॉरो सर मेडिकल आपका चेकअप होता है। एंड थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू होता है, जो आपके UPSC भवन में होता है। अच्छा। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड आपका इंटरव्यू, तीनों के नंबर मिला के सर आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि फिजिकल एंड आपको मेडिकल में सिर्फ आपको सर वो का नंबर तक क्लियर करना पड़ता है। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू को मिला के सर वो नंबर आते हैं, उसके हिसाब से। रिसोर्सेज बताइए, क्या क्या, कौन कौन सी बुक पढ़ा था आपने, क्या क्या रिसोर्सेज थी?
जी सर, एक्चुअली बाकी टॉपर्स की तरह मैं भी यही बोलूँगा कि जितने कम रिसोर्सेस उतना सही हाँ, है। सही एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक हो तो वो बहुत बेहतर है। अब मैं शुरुआत करूँ अगर हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। तो सबसे पहले अगर आप कोशिश करें तो आप एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करें। आर.एस. शर्मा फॉर एंशिएंट, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, एंड आपका मॉडर्न हो गया। तो आप ये कोशिश करें पहले आप सर एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। जब ये पूरा हो जाए तब बाकी आप सोर्स देख सकते हैं। जैसे एंड टाइम के लिए अगर आपको रिवीजन करना हो, लूसेंट एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन रहता है एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन, तो आप स्पेक्ट्रम ले लें मॉडर्न के लिए। एंड सर इसके बाद बात करें, अगर पॉलिटी की बात करें, लक्ष्मीकांत इज़ अ बाइबल, तो लक्ष्मीकांत आपको मस्ट है सर। उसके बाद सर ज्योग्राफी के लिए, सीएपीएफ के लिए अगर आप 11th की दोनों एनसीईआरटी अगर कर लेते हैं तो ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर स्टैटिक आता है, जिसमें आपसे वन लाइनर स्टैटिक होते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी एक मैगजीन, मंथली मैगजीन जो भी आती हो, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हो तो इनफ रहेगा। करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी इससे हो जाएगी। साइंस के लिए मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटीज़ 6 to 10 आप कर लें। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप 8 to 10 कर लें, ये इनफ रहेगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं, लेकिन बच्चे इधर उधर घूमते हैं, काफ़ी सारी बुक्स लेते हैं, उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो आप बेसिक सोर्सेज रखें। इसके अलावा जो मैथ्स का जो पार्ट है उसके लिए आप कोई भी एक बेसिक बुक्स, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड कोई भी एक बेसिक बुक जिसमें मैथ्स के कुछ आपको सवाल की प्रैक्टिस मिल जाए, उस बुक को अगर आप कर लेते हैं तो पेपर 1 की आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, हॉलिस्टिकली हो जाएगी। बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में सबसे एसेंशियल जो मुझे लगता है वो ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करें। न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हैं तो एक तो आप चीज़ों को समझते हैं, और जब एक राइटर का आप लेख देखते हैं तो आपको ये पता चलता है, शैली पता चलती है आपको किस टाइप से आपको लिखना है ऐसे। क्योंकि ऐसे का एक फिट सर वो पैटर्न होता है। अगर अब वो पैटर्न आप समझ जाएंगे तो आप ऐसे भी अच्छा लिख सकते हैं, आर्गूमेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग खुद में एक रिपोर्ट है जो आप पेपर में पढ़ते हैं, वही एग्जैक्टली आपको वहाँ लिखना होता है। इसी के साथ एक सेक्शन ग्रामर का होता है। तो ये अगेन आप किसी भी जो ग्रामर की बेसिक बुक होती है, चाहे वो एसएससी रिलेटेड या कोई भी ऐसी बुक हो, आप उससे ग्रामर कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामर एक सबसे ज़्यादा स्कोरी पार्ट होता है। क्योंकि एक बार अगर आपने ग्रामर सही लिख दिया तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ऐसे में अगर आप बहुत अच्छा ऐसे भी लिख देते हैं तो आई थिंक एग्जामिनर आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स अवॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप ग्रामर सेक्शन जो स्टैटिक सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें नंबर। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CSE एंड CAPF इन टर्म्स ऑफ लाइक सब, अगर हम सिलेबस की बात करें? जी सर, सिलेबस की बात करें तो पहली बात तो पैटर्न एग्ज़ाम का थोड़ा अलग है, तो इसके चलते थोड़ा सिलेबस भी अलग होगा। बट जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेज है CSE के लिए भी आपके पास एक रिटन एग्ज़ाम होगा, जो आपका GS का पेपर होता है। सेम पैटर्न का ही आपका CAPF में भी जो पैटर्न होता है GS, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग हो सकता है, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अन्य जितने भी GS सब्जेक्ट्स हैं वो सब होते हैं। बट अगर आप बात करें CSE की, तो उसमें एक CSET का अलग से पेपर होता है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाता है। बट जहाँ तक बात है CAPF की, तो उसमें आपके पास एक जो अलग से कोई पेपर नहीं होता। सेम पेपर में, GS पेपर में आपके पास मैथ्स और रीजनिंग के सवाल होते हैं। तो एक डिफरेंस आपका ये है। सेकंड, CSE में आपको जो सेकंड स्टेज होता है वो एक मेन स्टेज होता है, जिसमें आपके 9 सर पेपर होते हैं और वो काफ़ी एक्सटेंसिव होता है वो एग्ज़ाम। पर CAPF में ऐसा नहीं है। सेम डे आपका मॉर्निंग में आपका GS का पेपर होगा, एंड सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा, जिसमें इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें जैसे मैंने बताया कि आपका ऐसे आएगा, आर्गूमेंट आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका CSE और सर CAPF। व्हाट इज़ असिस्टेंट कमांडेंट? असिस्टेंट कमांड क्या होता है, उसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर हम CISF की बात करें जी, क्या वर्क प्रोफाइल होता है, क्या करना पड़ता है? जी सर, असिस्टेंट कमांडेंट सबसे पहले तो एक सर गेस्टेड ऑफिसर है। सर असिस्टेंट कमांडेंट बेसिकली जैसा इसका नाम भी पता चल रहा है, ये जो कमांडेंट होते हैं उनको असिस्ट करते हैं। अच्छा। कमांडेंट एक बटालियन के हेड होते हैं, चीफ होते हैं, उनके पास एक बटालियन होती है। तो उस बटालियन को अकेले चलाने में उनको चाहिए होते हैं, अपने साथी चाहिए होते हैं। तो वो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, जो एक कंपनी के कमांडर होते हैं। एक कंपनी में लगभग 135 सर उसमें पर्सनल होते हैं, जिसमें आपके SI होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, आपके कांस्टेबल रैंक के लोग होते हैं। तो डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं ये ऑफिसर्स, जो आपके सर एग्ज़ाम CAPF के एग्ज़ाम से सर वहाँ जाते हैं। इनका काम होता है एक कंपनी को कमांड करना। कंपनी में जितने भी पर्सनल हैं, उनकी जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं, उनका सारा सर उनका सुबह से लेके शाम तक का रूटीन सब कुछ उसको डिसाइड करना, ये सारा काम उनके ऊपर मतलब सर उनकी जिम्मेदारी रहती है। और उनकी सेफ्टी और उनको छुट्टी प्रदान करना, उनका राशन चेक करना, ये सारी जिम्मेदारी सर आपके कंधों पे होती है। और सर ये बहुत अच्छी बात है कि ये प्लेटफॉर्म, ये एग्ज़ाम आपको ऐसा देता है प्लेटफॉर्म, जिसमें आप 21 साल की एज में, क्योंकि 21 से 25 के लिए जनरल की एज लिमिट है, आप 21 साल की एज में भी एक बहुत अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, जिसमें आपके पास 135 लोगों की आप कमांड में रहेंगे। जी जी, तो काफ़ी अच्छा मौका सर आपको देता है। कैसा लग रहा है आपको? सर काफ़ी खुशी हो रही है। जब से रिज़ल्ट आया है तब से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे हैं
पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा खुश हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। मम्मी काफ़ी खुश हैं, बधाई। आस पड़ोस में जी सब लोग खुश हैं। तो अच्छा। हम लोग गांव में, जैसे मेरी मम्मी रहती हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ पे खुश हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, हमारे लोकल BDO CO सब लोग आए, SI जो आए हैं, और वहाँ उन्होंने बधाई दी है। तो मम्मी और पापा दोनों काफ़ी खुश हैं, और भैया भी हैं, तो भैया का भी साथ रहा सर एग्ज़ाम में। जर्नी काफ़ी लंबी रही, लगभग 3.5 साल मुझे लग गए इस जर्नी में। स्ट्रगल बताइए। सर स्ट्रगल काफ़ी टफ था। मुझे याद है कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था जब कोविड स्टार्ट हुआ था। अच्छा। मार्च में जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मार्च 2020, मैंने लगभग उसी समय पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। वो टाइम बहुत टफ था मेरे लिए, नहीं मुझे लगता हम सब के लिए, जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं और पूरी दुनिया के लोग हैं, वो समय सबके लिए टफ था। ऐसे समय में पढ़ना मुझे लगता है खुद में एक चैलेंज था, लेकिन स्टिल मैंने उस समय पढ़ाई करी। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा साथ दिया मुझे उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया ने। अच्छा। फ़िलहाल मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के RCA जो आपकी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का एक पार्ट हूँ। मैंने उसका एंट्रेंस दिया था अक्टूबर 2020 में, जिसका फाइनल रिज़ल्ट जनवरी 2021 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तब से मैं यहीं हूँ, यहीं मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। तो जो भी मेरा सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया, थर्ड भी अटैम्प्ट मैंने दिया, तो यहाँ जितने भी सीनियर थे जो पहले से यहाँ सिलेक्टेड हुए थे CAPF में, उनसे मैंने गाइडेंस ली। जो मेरे वीक एरियाज़ थे मैंने उस पर काम किया, और फाइनली 3.5 साल के स्ट्रगल के बाद मुझे सर ये सक्सेस हासिल हो गई। मैं चाहता हूँ कि बच्चे CAPF में भी जाएँ। जी। क्यों जाएँ, अगर ये सवाल पूछा जाए आपसे तो? सर आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली मैं ये देखने को मिलता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस कम है इस एग्ज़ाम को लेके, पर विगत कुछ सालों में देखा गया है कि बच्चे थोड़े से इंटरेस्टेड हो रहे हैं इसमें। ये हम देख सकते हैं कि मेरा यही मकसद है कि मैं बच्चों को बताऊं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं। जी। तो यही वजह है कि आप सभी को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि फॉर्म्स काफ़ी गिर रहे हैं। एप्लीकेंट्स पहले लगभग 1 लाख लगभग फॉर्म्स आते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि लास्ट ईयर आई गेस 3.5 लाख फॉर्म्स आए थे, जिससे पता चलता है कि बच्चों में थोड़ा क्रेज़ बढ़ा है इस एग्ज़ाम के लिए। जी, तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले अब एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो लोग CSE का एग्ज़ाम देते हैं उनके 2-3 अटैम्प्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए प्लान भी सबसे अच्छा प्लान यही रहता है CAPF में, क्योंकि इसमें भी आप डायरेक्टली सेम जो लेवल के ऑफिसर बन सकते हैं और सेम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने देखा है कि अब लोगों के बीच में इसका रुझान। पे स्केल भी सुनते हैं लगभग, और फैसिलिटीज़ जो वगैरह क्या मिलती है? फैसिलिटीज़ सर आई गेस आपको काफ़ी अच्छी मिलेंगी फैसिलिटीज़, क्योंकि आपको पता है कि जैसे यूनिफॉर्म फोर्सेस में जो नॉन आपके यूनिफॉर्म फोर्सेस होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो आप कैंटीन फैसिलिटी हो, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, आपका राशन हो, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। गाड़ी भी मिलती है? जी, उसमें आपको एक व्हीकल होंगे, आपके कुक होंगे, आपके एक ड्राइवर होंगे, आपके गार्ड होंगे, और अगर आप ऐसी जगह पोस्टिंग जाएंगे तो आपको एक सर बंगला भी मिल सकता है, नहीं तो आपको क्वार्टर सर बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, कि इसमें रिटायरमेंट के बाद भी अपॉर्चुनिटी होती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट आपको। एग्जैक्टली जी सर, इस तरह से चीज़ें, ये क्या मतलब सर, क्या इस तरह की क्या पॉसिबिलिटी होती है फर्दर? सर कहते हैं कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। करेक्ट। तो जी, अगर आप वहाँ से निकलते हैं, अपनी सेवा दे के निकलते हैं, तो आप काफ़ी जगह फील्ड में काम करते हैं। कॉर्पोरेट एक फील्ड है, और अगर आपने देखो सिक्योरिटी जो सर एक फील्ड होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, या आप वहाँ कर सकते हैं, सुपरविजन का काम आप वहाँ कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट फील्ड हमेशा आपके लिए खुली रहती है, क्योंकि वो आपका टैलेंट जानते हैं, वो आपके स्किल्स को जानते हैं, वो परखते हैं, और वो जानते हैं कि एक सोल्जर में जो एक चीज़ सबसे अच्छी होती है वो होती है डिसिप्लिन। कहीं भी वो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा रहेंगे डिसिप्लिन, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो चाहे कोई और फील्ड हो। इसलिए आप जॉब के बाद भी किसी और जॉब में मतलब सर आप जा सकते हैं। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और भी तरक्की कीजिए, अपने बिहार का नाम रोशन कीजिए, जामिया का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और सबसे बड़ी बात, इस देश की सेवा करते हुए इस देश का भी नाम रोशन कीजिए जहाँ भी रहिए। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।